हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज फ्रॉम मोर मार्क्स एकेडमी। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। कल हमने जो डिस्कस किया था बिजनेस स्टडीज का पार्ट डिस्कस किया था पार्ट 1, जिसके अंदर बिजनेस क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होती हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ प्रोफेशन, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। तीनों के बीच के अंदर हम डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हमारे पास होते हैं, प्लस रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस वो क्या होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के पार्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये चीज़ें क्या होती हैं। तो बिजनेस की जब हम बात करते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल्स आर रेगुलरली एंगेज्ड, जिसके अंदर पीपल रेगुलर बेस के ऊपर एंगेज रहते हैं। और उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि उसके अंदर हमें एक्टिविटीज करनी होती हैं रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जिसके अंदर हम एक रेगुलर बेस के ऊपर सेल एंड परचेज करते हैं गुड्स या सर्विसेज की विद ए मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट। तो उस ऑक्यूपेशन को हम बोल देते हैं बिजनेस। ठीक है, पर इसके अंदर हमें करना क्या होता है कि हम सेल परचेज तो कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, पर उसके साथ साथ हमें ध्यान देना होता है कि वी आर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अदर पीपल। हमें जो दूसरे पीपल हैं जो इन सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, उनकी नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना होता है। तो इसके थ्रू हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लेते हैं जिसके अंदर हमें कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। मीन्स कि हमें कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज एक्वायर करनी होती है, कोई स्किल एक्वायर करनी होती है, जिसके थ्रू हम काम करते हैं और उसके थ्रू हम अपनी जो इनकम है उसको अर्न करते हैं। तो प्रोफेशन के अंदर हम किस किस को ले लेते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स को हम ले लेते हैं जिसके अंदर डॉक्टर्स आ जाते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स को ले लेते हैं जिसमें लॉयर्स आ जाते हैं, और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को ले लेते हैं जिसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाते हैं। क्योंकि तीनों ही प्रोफेशंस के अंदर हमें एक स्पेशल जो है डिग्री की ज़रूरत होती है, स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो जब तक हमारे पास स्पेशल स्किल्स नहीं होंगी, स्पेशल नॉलेज नहीं होगी, ना तो हम डॉक्टर बन सकते हैं, ना हम लॉयर बन सकते हैं, ना ही हम सीए बन सकते हैं। अब कोई भी प्रोफेशन होता है तो उसके अंदर हमारे किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारे पास कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, वो किसी ना किसी एसोसिएशन के साथ एंगेज होते हैं। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एंगेज होते हैं, जो लीगल होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एंगेज होते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके साथ एसोसिएशन होता है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस इनकी प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं अप्लाई करती हैं वो हम इन लोगों को माननी पड़ती हैं। यदि वो इन लोगों को नहीं मानते हैं तो उस पर्सन को उनके उससे बार्ड कर दिया जाता है, मीन्स कि वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाता। तीसरा हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर पीपल्स जो होते हैं वो दूसरे के लिए वर्कआउट करते हैं, वो अपने लिए वर्क नहीं करते हैं, वो दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में उनको रेम्यूनरेशन मिल जाता है। रेम्यूनरेशन डेली बेसिस के ऊपर मिलता है तो हम वेजेस बोल देते हैं, मंथली बेसिस पे मिलता है तो सैलरीज बोल देते हैं। जैसे कोई भी पर्सन जो है वो किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, डेली बेसिस के ऊपर भी काम कर सकता है और मंथली बेसिस के ऊपर भी काम कर सकता है। बैंक एम्प्लॉय जो हैं उनको मंथ के एंड में सैलरी मिलती है। टीचर्स हम बोल सकते हैं क्योंकि टीचर्स को आपको मंथ एंड में सैलरी मिलती है और उनके पास जो होता है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तीनों का, बिजनेस का, प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, तो किस किस बेस के ऊपर हम कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस जो होता है वो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है, वो अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर आता है कि आपको जीएसटी नंबर लेना है, बिजनेस का कोई ना कोई नाम रखना है, उसका ऑफिस खोलना है, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। जितनी भी तरह के लाइसेंसेज होते हैं, फायर लाइसेंस है या फूड लाइसेंस है, वो सब लाइसेंस बिजनेसमैन लेता है, वो सब लीगल फॉर्मेलिटीज बिजनेसमैन पूरी करता है।
प्रोफेशन के लिए आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल बॉडी का जो होता है मेंबर बनना होता है और एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि आपने इतने साल प्रैक्टिस की है, तो अब आप एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के केस के अंदर हमारे को एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किस कंपनी के अंदर काम करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पास हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस के ऊपर हमें काम करना है। सेकंड बेस हमारे पास आता है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क के अंदर हमारे पास बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो पब्लिक को देते हैं। प्रोफेशन के अंदर हम अपने प्रोफेशनल एडवाइस जो है एक्सपर्ट सर्विसेज पब्लिक को देते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम काम करते हैं किसी दूसरे के लिए एज पर आवर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर हम काम करते हैं। क्वालिफिकेशन थर्ड बेसिस हमारे पास आता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप यदि पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन के लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS की जरूरत है, लॉयर बनने के लिए आपको LLB करना ही होता है। तो आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो जरूरत होती है, जो आपको करनी ही करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। यदि आप एक मजदूरी की तरह काम करना चाहते हो तो आपको क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। पर इफ यू आर वर्किंग एज ए टीचर और एक मैनेजर की तरह काम करते हो तो वट एवर क्वालिफिकेशन जो भी एम्प्लॉयर चाहता है वो क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर आता रिवार्ड ऑन रिटर्न। बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है बिजनेसमैन के पास जाता है। प्रोफेशनल को फीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट को सैलरी या वेजेस मिलती है। फिर हमारे पास आता है कैपिटल इन्वेस्टेड। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें अपनी खुद की कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करनी पड़ती है। उस कैपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर हमारे को रिस्क लेना पड़ता है। प्रॉफिट्स हमारे पास अनसर्टेन होते हैं कि हमारे को प्रॉफिट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि वो फीस चार्ज करते हैं अपनी प्रोफेशनल सर्विस के बदले में। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे को एक फिक्स सैलरी दी जाती है जो एट द एंड ऑफ मंथ हमें मिल जाती है। बिजनेस के अंदर रिस्क आपके पास ज़्यादा होता है, प्रोफेशनल के अंदर आपके पास रिस्क नहीं होता है, जनरली कम रिस्क आपके पास होता है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको एक रेगुलर पे मिलनी होती है तो आपके पास किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। बिजनेस के अंदर आप अपना इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर कर सकते हो कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद। यदि आपके बाद आपका बेटा आपके बिजनेस को संभालना चाहता है तो वो संभाल सकता है, सिर्फ आपको प्रोप्राइटर चेंज करना होता है और आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोफेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है प्रोफेशनल एसोसिएशन ने। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें बिहेवियर करना पड़ता है वट एवर द कोड ऑफ कंडक्ट इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पर जो भी कोड ऑफ कंडक्ट तय किया गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपके पास आ जाता है, कोई भी शॉप या कोई फैक्ट्री आपने ओपन की है, बिजनेस का एग्जांपल आपके पास हो जाता है। जो प्रोफेशन है उसका लीगल, मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, ये इसके एग्जांपल हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप बैंक के अंदर जॉब कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हो, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के। अब हम बात करते हैं कि जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग कि प्रॉफिट जब होते हैं तो प्रॉफिट का क्या रोल रहता है बिजनेस के अंदर, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। जब हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक सोशल ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस पर्सन को दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो फुलफिल करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम बात करें तो अर्निंग प्रॉफिट्स की हर एक बिजनेस का सबसे पहला मोटिव होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करने। दूसरा हमारे पास आ जाता है मार्केट स्टैंडिंग, कि उसको अपनी पोजीशन जो होती है वो क्लियर करनी होती है मार्केट के अंदर एज पर हिज कंपटीटर्स, कि वो अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट कहाँ पर स्टैंड करता है। थर्ड इनोवेशन, इनोवेशन बात करते हैं कि हम कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, किसी तरह की नई सर्विस लेकर के आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इनोवेशन के अंदर आ जाती हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास कैपिटल गुड्स हैं,
जैसे हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की पैसा हमारे पास जो है उस पैसे को मैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। लास्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे पास होता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि हमें प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रहा है। हम डिटेल के अंदर एक एक करके सबको देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, बिजनेस आपके पास तभी चल सकता है जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। यदि आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो तो आप जो है सक्सेस नहीं हो सकते, ना तो आप सरवाइव कर पाओगे ना ही ग्रोथ कर पाओगे। तो प्रॉफिट हम कैसे मेजर करते हैं कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बदले हमारे को रिटर्न कितना मिल रहा है, वो चीज़ें हम लेते हैं अर्निंग प्रॉफिट्स के अंदर। प्रॉफिट्स अर्न करना हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें मार्केट के अंदर सर्वाइव करना होता है और हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है। जब प्रॉफिट होगा तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमें अपनी पोजीशन देखनी होती है इन रिलेशन टू इट्स कंपिटिटर्स, कि मेरे कंपिटिटर कहाँ पर स्टैंड करता है मार्केट के अंदर और मैं मार्केट के अंदर कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। तो वो चीज़ें हम मार्केट स्टैंडिंग के अंदर देखते हैं। हमें अपने कंपिटिटर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड करना पड़ता है ताकि हम अपने जो प्रोडक्ट्स को है वो कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बेच सकें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। थर्ड हमारे पास आता है इनोवेशन। इनोवेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नए आइडियाज़ हैं जिनको हम दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, या हमारे पास नई क्या मेथड्स हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें या प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छे से कर सकें। तो इसके अंदर हम दो तरह की इनोवेशन लेते हैं कि इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया या सर्विस नई तरीके से मैं डिलीवर कर रहा हूँ, या इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि मैंने अलग अलग तरह की स्किल्स जो थी वो एक्वायर की हैं ताकि जो भी मेरे को प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है या सर्विसेज की सप्लाई करनी है वो मैं जल्दी से कर सकूँ ताकि मेरा कंपटीटर उन चीज़ों का बेनिफिट ना ले सके। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसके अंदर हमारे पास जो मशीन है, ऑफिस है, प्लांट्स है या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको मैं किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ ताकि मैं अपने कस्टमर्स को सर्विस दे सकूँ और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमा सकूँ। हमें इसके अंदर अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना होता है ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमा सकें। फिफ्थ हमारे पास आता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। हमें अपने आउटपुट जो होते हैं वो रेगुलर बेस के ऊपर बढ़ाने होते हैं इन रिस्पेक्ट टू इनपुट्स। तो इससे हमारे को पता चलता है कि हमारी एफिशिएंसी कैसी है। तो इनपुट हमें कम से कम देना है, आउटपुट हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है ताकि हम ग्रो कर सकें, हम सर्वाइव कर सकें, हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, तो हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हमें करना होता है ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। सेकंड हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, एक बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो एक बिजनेस सोसाइटी के अंदर ही डेवलप होता है। हमारे सराउंडिंग्स के अंदर ही बिजनेस के प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज जो भी होती हैं वो हमें सेल करनी होती हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आते हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, कि जो भी मैं गुड्स बना रहा हूँ या जो भी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड सेट हमने कर रखा हो, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम सर्विसेज दे रहे हैं। उस स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, उस स्टैंडर्ड से बिलो क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर रहे। क्योंकि यदि हमने क्वालिटी कम की या घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट किए तो हमारा बिजनेस ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तो जैसे क्वालिटी के अंदर हमने बोला कि यदि मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करता हूँ कि रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, वो 10-10 साल तक खराब नहीं होते। यदि हमारे कंपनी के बनाए हुए टीवी फ्रिज 1 साल के अंदर खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी नहीं है, तो हमारे कस्टमर्स नहीं बन पाएंगे। सेम चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रिक आइटम्स जो होती हैं उनको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, बैड क्वालिटी की वायर्स हमने यूज़ ना किए उनके अंदर। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें एक पर्टिकुलर क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। जिस तरीके से आपके पास अलग अलग स्टैंडर्ड्स बने होते हैं कि ज्वेलरी के अंदर हॉलमार्क का स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रिक्स के अंदर ISI का स्टैंडर्ड है,
तो वो स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। वो एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है जो एक बिजनेसमैन को फुलफिल करना होता है इन टर्म्स ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड थिंग आती है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि एक बिजनेसमैन को कभी भी होर्डिंग्स नहीं करनी चाहिए, मीन्स की सामान को जमा करके नहीं रखना चाहिए। जो भी इसके पास गुड्स सर्विसेज हैं वो उसको रेगुलर बेस के ऊपर मार्केट के अंदर सप्लाई करना चाहिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट उसको नहीं करनी है, एक्स्ट्रा चार्ज उसको नहीं करना है जिसको हम ओवर चार्जिंग बोल देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग हमारे को नहीं करनी है किसी प्रोडक्ट की। यदि हम इस तरह की प्रैक्टिसेस को लेकर के आते हैं तो हमारी जो गुडविल है, जो बिजनेस की इमेज होती है, वो बिजनेस की इमेज डैमेज हो जाती है, प्लस फिर गवर्नमेंट एक्शन लेती है जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस हमारे पास हो जाता है यदि हम ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है कि हर एक बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करना होता है ताकि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी को दी जा सके एम्प्लॉयमेंट दे करके। जब हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उससे लोगों को इनकम जनरेट होती है और फिर वो बिजनेस की प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करते हैं। या हम बोल सकते हैं कि हम ऐसी जगह के ऊपर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं जहां पर इस वक्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जैसे हम ग्रामीण इलाकों के अंदर बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए हमने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है जिनको हम नौकरी अलग से देते हैं। तो वो सारा का सारा सेक्शन सोसाइटी के अंदर आ जाता है, सोशल वेलफेयर के काम में आ जाता है। फिर हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। हमें एम्प्लॉइज को के लिए काम करना होता है कि ताकि हम उनको बेटर जो है वो बेटर एनवायरनमेंट दे पाएं, उनको बेटर सैलरी दे पाएं, उनको सेटिस्फाई कर पाएं। तो वो सारे की सारी चीजें हम लेकर के चलते हैं वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर कि हमें गुड वर्किंग कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, सेटिस्फैक्ट्री पे देनी है ताकि, और हमें स्किल्स डेवलपमेंट के लिए काम करते रहना पड़ता है एम्प्लॉइज के लिए, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो फ्यूचर के अंदर अपने आप को ग्रो कर सके। कम्युनिटी सर्विस के अंदर हमारे पास आता है कि हर एक बिजनेसमैन को कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो फ्री एजुकेशन है, डिस्पेंसरी ओपन करनी है, हॉस्पिटल्स ओपन करने हैं, अपने आसपास कोई ऐसी चीज ओपन करके देनी है जिससे कि सोशल अवेयरनेस आपके पास हो सके। तो वो सारी एक्टिविटीज एक बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, उसके ऊपर पैसा जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। तो ये सारे के सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। लास्ट टॉपिक आज हमारा जो था कि एक जब हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट का क्या रोल रहता है बिजनेस के अंदर। सबसे पहले तो आ जाता है कि फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, यदि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो ही वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी बिजनेस के अंदर रिसेशन आता है, कभी जो होता है इन्फ्लेशन आता है, कि कभी तो हमारे पास बेनिफिट होते रहते हैं, कभी हमारे पास लॉसेस भी होते रहते हैं। तो जब हमारे पास लॉसेस होते हैं तो उस टाइम के अंदर हमने यदि पिछले सालों के अंदर प्रॉफिट कमाया हुआ है तो हम उस लॉसेस को कवर अप कर सकते हैं। कई बार काम नहीं होता है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती हैं जब हमारे पास बिजनेस में काम नहीं होता, जैसे कोरोना की बीमारी आ गई थी तो सारे के सारे बिजनेस ठप हो गए थे 3-4 महीने के लिए। तो बिजनेस को यदि सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको प्रॉफिट कमाना ही कमाना पड़ेगा। सेकंड थिंग आती है फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। यदि एक बिजनेस अपने आप को ग्रो करना चाहता है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, सपोज कीजिए पहले बिजनेस यूनिट जो थी वो एक ही थी, अब वो अलग अलग कंट्री के पार्ट्स के अंदर अपनी बिजनेस यूनिट जो है सेटअप करना चाहता है, तो उसके पास प्रॉफिट होगा तभी तो वो उस प्रॉफिट से नया बिजनेस स्टार्टअप कर पाएगा। यदि उसने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है, अपने घर से ही दिए जा रहा है, तो वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। थर्ड आता है फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। एक ओनर, एक बिजनेसमैन जब प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट के कमाने की वजह से ही वो नए नए आइडियाज लेकर के आता है, नए इक्विपमेंट्स लेकर के आता है, जिससे कि वो एम्प्लॉयज को बेटर यूटिलाइज कर पाता है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाता है। फोर्थ हमारे पास आता है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, यदि एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो ही मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू बनती है, तभी सभी लोग बात करते हैं कि इस पर्सन ने इतना प्रॉफिट कमाया है 1 साल के अंदर।
यदि हम प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे हैं, हमारे को लॉसेस होते जा रहे हैं, तो जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हम कुछ नहीं दे पाते और मार्केट के अंदर हमारी जो इमेज होती है वो इमेज जो है वो डाउन होती जाती है। ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास आता है फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, कि हमने जितना पैसा लगाया है वो पैसा हमारे को कवर करना होता है, प्लस क्योंकि बिजनेस के अंदर डे टू डे बेसिस के ऊपर रिस्क आते रहते हैं, चाहे वो फैशन चेंज की वजह से आए, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से आए, चाहे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए उसकी वजह से आए, तो उन सभी बिजनेस के रिस्क को कवर करने के लिए हमें जो होता है प्रॉफिट कमाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, तो यदि आपको बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर तरह के नोट्स, सैम्पल पेपर्स, बुक्स वहां पर मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।